कहते हैं अखबार पढ़ना शौक नहीं बल्कि आदत होती है। सुबह चाय की चुस्की के साथ अखबार को पढ़ते कई लोगों को आपने देखा होगा। लिहाजा अखबार की आज की क्या है सुर्खियां, ये तो बताएंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि आज किन किन खबरों पर होगी हमारी खास नजर। साथ ही खबरें क्यों बनी है खास, ये भी जानेंगे। तो चलिए सीधे रुक करते हैं रायपुर स्टूडियो का। हमारे साथ संवाददाता देवव्रत भगत लाइव जुड़ गए हैं। देवव्रत, बहुत स्वागत है आपका। तो देवव्रत, बताएं कि आज किन खबरों को अखबारों ने प्रमुखता से दिखाया है। जी शुक्रिया रिनू। और शुरुआत जो होगी वो भारत की विजयी मुस्कान से होगी, क्योंकि सारे अखबारों की ये सुर्खियां बनी हैं, सभी अखबारों के फ्रंट पेज में लगी है। और ये लगभग जितने भी अखबार इस वक्त मेरे हाथ में आप देख रहे हैं उनके फ्रंट पेज पे यही खबर लगी हुई है, क्योंकि पैरालंपिक्स में हमारे देश के खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और जीत की हैट्रिक जो लगी है। अवनी देश की ऐसी पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने एक साथ 2 पदक जीते हैं ओलंपिक्स में। और फिलहाल जिस तरह से पैरालंपिक्स में लगातार मेडल्स आ रहे हैं, उससे उम्मीदें और भी हैं कि आने वाले दिनों में और मेडल्स आएंगे। एक तरह से रिकॉर्ड बनाया है। हरविंदर ने तीरंदाजी स्पर्धा में पहली बार जो है भारत को कांस्य पदक मिला है, और इसके अलावा रजत पदक प्रवीण ने जीता है लॉन्ग जंप में। तो कुल मिलाकर के जो अब तक का पूरा प्रदर्शन रहा है टोक्यो ओलंपिक्स में, वो काफ़ी बेहतर रहा है पूरे भारत के खिलाड़ियों का। और उम्मीद की जानी चाहिए कि और भी पदक जो हैं वो आएंगे, क्योंकि जीत की हैट्रिक कल ही लगाई गई है। इसके बाद खबर जो है वो थोड़ी सियासी है, छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी है। और ये इसलिए चर्चा में है ये सुर्खियाँ, क्योंकि जो कल अजय माकन का दौरा यहाँ पर हुआ था, और इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के साथ उनकी गुफ्तगू हुई थी, और उसे हेडलाइन पर लिया है नवभारत ने। और चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि अभी तक के जो सियासी घटनाक्रम छत्तीसगढ़ में हुए हैं, मुख्यमंत्री पद के लिए दिल्ली तक के दौड़ हुई है, उसके बाद एआईसीसी के महासचिव छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं। हालांकि उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लेकर के थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ली भी। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के से ज़्यादा चर्चा जो अलग अलग मुलाकात हुई है मंत्री टीएस सिंहदेव और सीएम भूपेश बघेल की, उसको लेकर के चर्चा है। कल सुबह का जो नाश्ता है वो टीएस सिंहदेव के साथ उन्होंने किया। टीएस सिंहदेव उनके होटल पे पहुंचे और होटल में तकरीबन 2 घंटे तक उनसे चर्चा हुई। और इसके बाद जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनकी चर्चा हुई। और जो राजनीतिक गलियारे हैं उनमें अभी कई तरह की चर्चाएं इस गुफ्तगू को लेकर के है, क्योंकि अभी तक के जो एपिसोड है 2.5 साल वाला, उसका एक तरह से कोई पटाक्षेप आला कमान द्वारा नहीं किया गया है। और इसलिए अगर दिल्ली से कोई नेता आते हैं यहाँ पर और किसी तरह की बातें होती है तो उसके सियासी मायने निकाल ही लिए जाते हैं, और ऐसा ही अजय माकन से हुई मुलाकात को लेकर के निकाले जा रहे हैं। अगली खबर जो है वो सूखे से जुड़ी हुई है। नवभारत की ये हेडलाइन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रदेश में सूखा घोषित करने में छूटेगा पसीना। ये हेडलाइन दी गई है, और ये इसलिए दी गई है क्योंकि अभी प्रदेश की कई सारी जो तहसीलें हैं वो सूखे की चपेट में हैं। और बड़ी बात ये है कि खंड वर्षा की स्थिति की वजह से इस तरह के हालात बने हैं कि खेतों में दरारें हुई हैं। लेकिन अब इसकी जो रिपोर्ट है वो 13 सितंबर तक मांगी गई है कि कहाँ कहाँ सूखे के हालात हैं और कितना नुकसान जो है वो किसानों को होगा, क्योंकि इसके हिसाब से ही सरकार जो है मुआवजा देगी। और सूखा पीड़ित किसानों को जो है घोषणा की गई है 9,000 रुपए देने की, वो राशि दी जाएगी। लेकिन इसके निर्धारण की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल है। उसमें ये बताया गया है कि बारिश के साथ ही साथ रिमोट सेंसिंग, फसल बोनी, भूमि की नमी और हाइड्रोलॉजिकल जो रीडिंग है वो भी मांगी गई है। लिहाजा जो ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारी हैं या राजस्व विभाग से जुड़े लोग हैं, उनको इसमें खासी मशक्क़त करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ किसानों को भी ये बताने के लिए कि मेरी ज़मीन में सूखा पड़ा है, ये बताने के लिए भी काफ़ी उनको भी हो सकता है कि इसमें मुश्किलों का सामना करना पड़े। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि जब सूखे के हालात प्रदेश में बन रहे हैं, तब आने वाले दिनों में किसानों को राहत इससे ज़रूर मिले। अगली खबर की तरफ मैं रुख करूंगा, वो है मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक, क्योंकि आज ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। बैठक जो है वो खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में होने वाली है। और बैठक इसलिए क्योंकि पिछले साल जो सरकार ने बम्पर तरीके से धान की खरीदी की थी, और ऐसे में जो अतिरिक्त जो धान है वो अभी कहीं ना कहीं सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है। और सरप्लस जो धान है उसकी नीलामी को लेकर के कोशिशें की जा चुकी है। कई जो धान है वो नीलाम
हुए नहीं हैं। और 20-21 में इसकी क्या स्थिति है उसको लेकर के मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे आज मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सहकारिता मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम रहेंगे। इसके अलावा जो बताया जा रहा है कि वन मंत्री मोहम्मद अकबर भी इस बैठक में रहेंगे और कई अहम फैसले इस मंत्रिमंडलीय उपसमिति में लिए जा सकते हैं। अगली खबर की ओर मैं रुख करूंगा। ये है कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक को लेकर के, और क्योंकि ये माना जा रहा है कि एक साथ देश भर में 42,000 केस आए हैं, तो सवालिया निशान यहाँ पर इस हेडलाइन में आपको नजर आएगी कि कोरोना की ये कहीं तीसरी दस्तक तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से केरल और महाराष्ट्र में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं उससे यही लगता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये एक बार फिर से बढ़ने लग जाएं, और इसलिए बाकी राज्यों को सावधान हो जाना, सचेत हो जाना बेहद जरूरी है। छत्तीसगढ़ के लिए भी ये उतना ही जरूरी है, क्योंकि दूसरी लहर में जिस तरह की स्थिति हुई थी वो मंजर सभी ने देखा है। अगली और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर है उसकी ओर बढ़ता हूं मैं, और ये खबर जो है वो कॉलेज के छात्रों से जुड़ी हुई है, क्योंकि अब तक 15 अगस्त लगभग जो लास्ट डेट रखी गई थी एडमिशन के लिए कुलपति की अनुमति से, वो अब बढ़ा दी गई है। सितंबर अंत तक के एडमिशन कॉलेजेस में हो सकते हैं। अभी कॉलेज में जो सीट को लेकर के लगातार मारामारी चल रही है, क्योंकि 12वीं में ज़्यादातर छात्रों ने जो है घर बैठे अपनी परीक्षा दी थी, तो ज़्यादातर छात्रों के परसेंट 90 से ऊपर हैं, और ऐसे में सीट जो है छात्रों को नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये एक अच्छी खबर है कि अभी फिलहाल डेट आगे बढ़ा दिए गए हैं, और जिन छात्रों ने अभी एडमिशन नहीं लिया है वो कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। जी बिल्कुल देवव्रत, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो इस तरीके से ये प्रमुख खबरें हैं जो कि आज अखबारों की सुर्खियों में छाई हुई हैं। कुछ और अहम खबरों का हम जिक्र करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर, जहां शास्त्री बाजार में आग लग गई। शास्त्री बाजार में देर रात आग लगी। सब्जी बाजार की दुकानों में आग लगी। आसपास थी कपड़े पटाखों की दुकानें। समय रहते पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। देर रात आग पर काबू पाया गया। बड़ा हादसा होने से टला है। बड़ा हादसा हो सकता था, कुछ लोगों की जान भी जा सकती थी यदि वहां पर मौजूद होते तो, लेकिन समय रहते आग को बुझा लिया गया। हालांकि यहाँ पर आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। आसपास कपड़े और पटाखों की भी दुकानें थी, और इस दौरान यहाँ पर आग फैलने का डर बहुत तेजी से बढ़ गया था। समय रहते पहुंची दमकल की गाड़ियां और मौके पर पहुंचकर आग को बुझा लिया गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। बड़ी खबर है बिलासपुर से, जहां छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को जल्द ही 2 नए जज मिलने वाले हैं। कॉलेजियम की बैठक में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल दीपक तिवारी और एडवोकेट सचिन राजपूत के नाम पर मुहर लगा दी गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक 1 सितंबर को हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार जनरल दीपक कुमार तिवारी और एडवोकेट सचिन सिंह राजपूत को न्यायाधीश बनाने की मंजूरी दी गई है। इनके नियुक्ति के बाद हाईकोर्ट में स्वीकृत 22 पद पर 16 जज हो जाएंगे। वर्तमान में हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा हैं। नियमित मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति होना बाकी है। तो वहीं दुर्ग में एक दिन पहले 17 इस्पात सेंटरों पर कार्रवाई के बाद पुलिस ने संचालकों की बैठक ली और इस्पात सेंटर में मौजूद युवतियों के दस्तावेज खंगाले गए। असम, नागालैंड और पश्चिम बंगाल की युवतियों के पास ट्रेनिंग संबंधित दस्तावेज नहीं मिले। इस दौरान पुलिस कंट्रोल रूम में सभी की क्लास ली गई। कई इस्पात सेंटरों के पास लाइसेंस नहीं मिले। वहीं कई इस्पात सेंटरों का लाइसेंस रद्द करने के लिए प्रशासन को पत्र लिखा गया है। इस बीच दुर्ग पुलिस ने असामाजिक तत्वों और शराबियों के खिलाफ अभियान चलाया और 200 से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। असामाजिक तत्वों के ठिकानों पर दबिश भी दी गई। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में एक साथ अभियान चलाया गया। और बड़ी खबर रायपुर से, जहां 250 करोड़ की जीएसटी चोरी का खुलासा हुआ है। 9 खनन कंपनियों ने जीएसटी की चोरी की है। सेंट्रल जीएसटी टीम रायपुर की जांच में यह खुलासा हुआ है और 9 कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। अब जीएसटी न देने वाली इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय जीएसटी विभाग के संयुक्त आयुक्त ने बताया कि ओडिशा, झारखंड में भी जीएसटी चोरी का बड़ा खुलासा हो सकता है।
रायपुर पहुंची एआईसीसी के महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। मोनेटाइजेशन को लेकर अजय माकन ने केंद्र पर देश की संपत्ति बेचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एनएमपी के विरोध में देश भर में माहौल तैयार करने की कोशिश कर रही है। माकन ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2 मुहे बच्चे को जन्म दिया है। एक का नाम है मोनेटाइजेशन तो दूसरे का नाम है डीमोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाला है तो वहीं डीमोनेटाइजेशन ने गरीबों को लूटा है। देश के धरोहर को एक तरीके से, देश की विरासत को एक तरीके से 70 वर्ष के अंदर जनता की गाड़ी कमाई से अर्जित की गई संपत्ति को जब मेगा डिस्काउंट सेल लगा करके केंद्र सरकार जिस प्रकार से बेच रही है, उसको हम लोग यहां पर आकर के आप लोगों के माध्यम से देश की जनता को हम जगाना और चेताना चाहते हैं। मोदी सरकार ने 2 जुड़वा बच्चों को एक तरीके से जन्म दिया। एक का नाम डीमोनेटाइजेशन और एक का नाम मोनेटाइजेशन। और डीमोनेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन दोनों का मकसद एक है। जैसे आप पुरानी पिक्चरों के अंदर देखते होंगे सीता और गीता, राम और श्याम, वैसे ही ये मोदी जी द्वारा प्रोड्यूस करी गई, डायरेक्ट करी गई फिल्म है मोनेटाइजेशन डीमोनेटाइजेशन। पोर्ट के अंदर एक जगह की मोनोपोली, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर दूसरी जगह की मोनोपोली, एयरपोर्ट के अंदर फिर किसी और की मोनोपोली। उस तरफ में, उस दिशा के अंदर ये पूरा का पूरा काम हो रहा है, जिसकी हम लोग कांग्रेस पार्टी, हम लोग इसकी खिलाफत करते हैं। और सबसे बड़ा कारण ये है कि इसके अंदर मोनोपोली पैदा होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन के आरोपों पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि देश की संपत्ति बेचने का काम कांग्रेस ने किया है। केंद्र कोई भी सरकारी संपत्ति नहीं बेच रही। कांग्रेस एनएमपी मामले पर दिग्भ्रमित कर रही है। केंद्र में कांग्रेस की जो राजनीति है, लोगों के बीच में भ्रम फैलाना और झूठ बोलना, कांग्रेस को इसमें महारत हासिल है। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि 6 लाख करोड़ रुपए अर्जित करना इस देश के विकास के लिए, और बिना कोई संपत्ति का विक्रय किए, बिना सेल किए। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर राज्य के सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों ने हड़ताल की। राज्य के सभी जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर सरकारी कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश लेकर अपनी 14 सूत्री मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। आप अपने टीवी स्क्रीन पर राजधानी रायपुर, गरियाबंद, कांकेर, बेमेतरा, कोरबा और महासमुंद की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर हल्ला बोला। इसी तरह से बालोद, धमतरी, मुंगेली, बलौदाबाजार और राजनांदगांव में भी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों ने हड़ताल की। संघ ने कहा कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई, आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। बारिश का इंतजार प्रदेश के किसान से लेकर हर कोई कर रहा है। डैम और जलाशयों में भी इस बार खंड वर्षा के चलते जल भराव नहीं हो पाया, लेकिन उत्तर बंगाल की खाड़ी पर एक सिस्टम डेवलप हो रहा है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रदेश में अच्छी बारिश हो सकती है। सर्कुलेशन बना हुआ है कोस्टल आंध्र प्रदेश के ऊपर, जो मध्य समुद्र तल से 1.5 से 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, और कहीं कहीं 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा भी होगी और गरज चमक के साथ बिजली भी गिरने की संभावना है। अगली खबर का रुख करेंगे। जशपुर जिले के कई इलाके आज भी विकास की बाट जो रहे हैं। दरअसल जहां के बगीचा
यहाँ के बगीचा नगर पंचायत से 40 गांवों को जोड़ने वाली सड़क पर आजादी के बाद से आज तक पुल नहीं बन पाया, जिसके चलते ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर नदी को पार करना पड़ता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं राजपुरी नदी पर बने रपटे के ऊपर से पानी बह रहा है। लोग जान हथेली पर रखकर तेज बहाव में भी सड़क को पार करते दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर। का तेज